पहले नो वर्क नो पे कहकर सुर्खियों में आए, उसके बाद गीता पढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आए और ताज़ा विवाद है मंत्री के साथ जुड़ा हुआ कि नवरात्रों में नॉनवेज ना खाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपकी यही राय है और क्या इस पर सरकार बिल लेकर आने के प्रस्ताव रख रही है कि आप नवरात्रों के दौरान मीट बैन कर दें, जबकि आपको पता है मुंबई में भी कितना हंगामा हुआ इसके बाद? देखिए, पहले दो विचार आपने दिए, मैं उनसे अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूं। मैंने अपने होशो हवास में वो बयान दिए हैं और मैं उन पर आज भी कायम हूं। जिस तीसरे विषय की आप बात कर रहे हैं कि मैं नवरात्रों में किसी तरह का बैन लगाया जाए, मैं समझता हूं अगर कोई भी मेरा ऐसा स्टेटमेंट किसी के पास भी अगर रिकॉर्डेड है तो कृपया मुझे दिखाएं। और मैं इस व्यवस्था में विश्वास भी नहीं रखता। मैं अपनी विचारधारा किसी दूसरे पर थोपने में विश्वास नहीं रखता, सलाह देने में ज़रूर विश्वास रखता हूँ। मैं सलाह देता हूँ कि लोग रामायण गीता पढ़ें। मैं सलाह देता हूँ कि अगर किसी का सम्मान होने से, अगर तुम्हें 1-2 दिन, मैं नहीं कहता किसी पे 9 दिन का किसी पर बैन लगाया जाए या 2 दिन का लगाया जाए, 4 दिन का लगाया जाए, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से मिसखुट किया जा रहा है, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। मैं बयान से वापस नहीं हट रहा हूँ। एक तो आप ये कहेंगे कि मैंने बयान दिया और मैं उससे वापस हट रहा हूँ, नहीं, मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। और किसी के पास ऐसा है तो वो दिखा दे। लेकिन क्या ये आपकी सलाह है कि नवरात्रों में ना खाया जाए? देखिए, मैं क्यों सलाह दूं किसी को? जब हमारे बंगाली भाई नवरात्रों की पूजा ही मछली खाने से शुरू करते हैं तो मैं किसी को सलाह देने वाला कौन होता हूँ? इस देश में, विश्व में लाखों करोड़ों लोग नॉनवेज खाते हैं। मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पर अगर कोई मुझसे बहस पहुंचेगा कि वेजिटेरियन खाना अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा है, तो हो सकता है अपनी सलाह दे दूं। लेकिन एक मंत्री के जिम्मेदार पद पर बैठते हुए मैं ये कहना कि आप नॉनवेज ना खाएं या खाएं, मैं समझता हूं मैं इसके लिए ना सक्षम हूं, ना ये मेरी ज़रूरत है, ना मुझे बयान देना चाहिए। लेकिन आप एक और जो बयान सुर्खियों में आपका था कि गीता पढ़ाई जाए और रामायण पढ़ाई जाए, महाभारत पढ़ाई जाए, लेकिन आप संस्कृति मंत्री हैं, ये कभी क्यों नहीं बोलते कि कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जाए? मैं इस बात पर आज भी सहमत हूँ और इसका मैं बहुत अच्छा बयान कल के 4-5 चैनलों में दे चुका हूँ। आपके लिए मैं छोटा सा 2 लाइनों में बता देता हूँ, बहुत लंबा बहस इस पर मैं नहीं करना चाहूँगा। मेरा कहना ये है कि गीता, महाभारत और रामायण ये मेरे देश की लिखी हुई किताबें हैं। अब आप कहेंगे कि साहब, दो विदेशों की किताब यहाँ नहीं पढ़ी जाती, यहाँ की किताबें विदेशों में नहीं पढ़ी जाती। अब सवाल ये कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, संप्रदाय के ग्रंथ नहीं हैं, मजहब के ग्रंथ नहीं हैं। कुरान और बाइबल एक मजहब के ग्रंथ हैं, एक संप्रदाय के ग्रंथ हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। तो मैं, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को और उसमें आदर्श है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म की इच्छा कर, फल की इच्छा मत कर। उसमें आदेश है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। भगवान राम में, रामायण में, बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई भाभी के रिश्तों को, पत्नी का रिश्ता इतना पावन दिखाया गया कि इतने कष्ट देखते हुए भी सीता वन गमन को तैयार हो जाती है। महाभारत, बाइबल और कुरान में भी इस तरह की बहुत से अच्छी बात है, सारी पढ़ाई, मुझे कोई शिकायत नहीं उनके कुछ भी पढ़ाने से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कुरान बाइबल के जो भी अच्छी बातें हमारे लोग स्वीकार करें, सिस्टम स्वीकार करें, उसे पढ़ाई जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुरान के पहले सफ़े पे लिखा है कि अपने पंथ का भी सम्मान करो, दूसरों के पंथ का भी सम्मान करो। और क्या हम कुरान का सम्मान नहीं करें? मैंने कब कहा मैं कुरान का सम्मान नहीं करता? मैं खूब करता हूँ। लेकिन कोई स्टेटमेंट आपकी तरफ से मैं दे रहा हूँ, आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, मैं कुरान और बाइबल का, अपने किसी भी धर्म ग्रंथ, वेद के शास्त्र से बराबर सम्मान करता हूँ। ये धर्म है, विश्व के धर्म। एजुकेशन तो आपकी परिधि में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कब कहा मैं करूंगा लागू? मैंने कहा मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री, एचआरडी मंत्री जी को सलाह दूंगा कि हमारे युवा इससे पहले कि जो वो कुछ और चीज़ जाने, इससे पहले कम से कम रामायण, महाभारत, गीता, अपनी देश की भाषाएं, उनको तो जाने। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि अब 25 सितंबर को मनाई जाने वाली है दीनदयाल जी की जयंती भी। कल्चर मंत्रालय आपके अंतर्गत आता है, क्या कुछ प्लान्स हैं उसके लिए आने वाले दिनों में? दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बहुत बड़ा दर्शन इस देश को मिला है, एक आत्मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जिसमें पूरे जीवन को एक भाव से, होलिस्टिक अप्रोच से देखा गया है। और उसमें उस ग्रोथ इंडेक्स की, पायदान की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए इंसान की भी चिंता व्यक्त की गई है कि जब तक उसकी प्रगति नहीं हो जाती, उसका सम्मान नहीं हो जाता, भारत की प्रगति, देश की प्रगति बेमानी है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा विचार है। उस व्यक्ति
को हम बहुत बड़े ढंग से 100 साल होने जा रहे हैं। हमारी सरकार भी, हमारा मंत्रालय भी बहुत वृहद रूप के अंदर उनके कार्यों को आगे ले जाने के लिए, उनकी जन्मशती को बहुत बड़े रूप में बनाने के लिए तैयार है और हमने उसकी योजना बना ली। क्या कुछ उसके प्लान्स के बारे में पूछी हूँ? कहीं म्यूजियम बना रहे हैं उनके नाम पे, या उनके घर के जिस गांव से वो जहाँ पैदा हुए वहाँ के बारे में आपने क्या सोचा? बिल्कुल ठीक है, आपने मथुरा के अंदर जहाँ उनके पैदा हुए उनके नाम की यूनिवर्सिटियों में हम चेयर्स बनाए। उनके उद्देश्य जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया है, उस दर्शन को हम देशवासियों को सब तक पहुँचाएँ कि आखिरकार दीनदयाल जी का ऐसा कौन सा विचार था जिसके कारण आज वो हम सबके पूज्य बन गए। तो हम समझते हैं उनके नाम के हर जगह पर लेक्चर्स हों, उनके कॉन्फ्रेंसेस हों, सेमिनार्स हों, इनके माध्यम से उनके नाम पे कोई हॉस्पिटल क्रिएट किया जाए। ये सब विचारधारा के हमारी सोच में है। नहीं, लेकिन किन और महापुरुषों के लिए आप लोग ऐसी सोच रख रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले दिनों कंट्रोवर्सी उस पर भी हुई थी जब आपने कहा था नेहरू म्यूजियम में कम दिखे नेहरू, तो इस तरह से और कितने लोगों के बारे में आपने सोचा? हमने 11 महापुरुषों का इस श्रेणी में लिया है, जिसमें एक ये है, उसमें और रानी गांडील्यू हैं, उसमें लाला लाजपत राय भी हैं, उसमें अम्बेडकर भी हैं, उसमें गांधी भी हैं, उसमें नेहरू भी हैं, उसमें सरदार पटेल भी हैं और तात्या टोपे भी हैं। सर, इससे इतर एक और सवाल ये मन में आ रहा है कि जब संस्कृति और HRD की शिक्षा की बात होती है तो हमेशा ये आप लोगों पे आरोप लगता आ रहा है कि RSS भगवाकरण कर रही है, उनके आपने अलग से उनकी मीटिंग हुई, अपने विचार इस पे थोपे जा रहे हैं, तो कल्चरल पोल्यूशन की इसमें बहुत ज़्यादा बात आ रही है। क्या आप लोग इस नए टर्म को से क्या मानते हैं? देखिए, कल्चरल पॉल्यूशन के बारे में मैंने कहा कि मेरे भारत की संस्कृति की कुछ विचारधाराएं हैं, उनके अंदर हम वेस्ट के से कुछ अच्छी बातें सीखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी को रेड कट कर उसके यहाँ की कोई दूसरी पद्धति हम वहाँ पर स्थापित कर दें, तो मैं समझता हूँ इसे ही हम कल्चरल पॉल्यूशन, इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ कि कल्चरल पॉल्यूशन का मतलब मेरे जो संस्कार हैं, मेरे जो विषय हैं, उनमें बाहर की संस्कृतियों से अच्छी बातें सीख कर हम लाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे संस्कारों की जगह हम अपने बाहर के विचारों को, संस्कारों को लेकर आए, जबकि पूरा अब मैं जॉइंट फैमिली से का एक सिस्टम देना चाहता हूँ, जंक फूड का मैं सिस्टम देना चाहता हूँ, फास्ट फूड का मैं एक सिस्टम देना चाहता हूँ, केमिकल्स और इनके जो यूजेज जो हमारी इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ हो रहे हैं फास्ट फूड के माध्यम से, उनके अंदर मैं कहना चाहता हूँ हिंदी जैसी भाषा को, जो हमारे देश की मात्र एक आइकॉन भाषा है, उसको ऑप्शनल बना दिया गया है स्कूलों में कि चाहे तो बच्चा हिंदी ले या जर्मन ले, यानी बच्चा इस देश में हिंदी जाने, उसके बाद जर्मन डालें, स्पेनिश डालें, अच्छी बात है, लेकिन वो हिंदी और जर्मन में से उसे चॉइस दी जाए कि जर्मन तो सीख ले लेकिन हिंदी तुझे ना आए। यही सही मैं कल्चरल पॉल्यूशन कहता हूँ।